Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum all dear students and welcome in my class Science Study by Khan. So student, today I start how to sustain a laser action. In previous lecture we read about that the estimated diagram of the laser. Okay, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सस्टेन अ लेज़र एक्शन, कि हम लेज़र एक्शन को कैसे सस्टेन कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बारे हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। हमारे पास एक मान लो कि जो लेज़र है उसमें दो मिरर होते हैं, M1 M2। ये M1 मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो मान लो R1 है। अगर वो R1 इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फर्स्ट लेज़र है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड है। एंड इफ ये जो R1 है ये इक्वल टू 0.95 है तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा फर्स्ट मिरर है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड नहीं है। एंड ये ओनली 5% जो हमारी एनर्जी है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वो ओनली 5% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, और जो सेकंड जो हमारा मिरर है, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्शन है या हम कह सकते हैं तो वो क्या है, R2 से हम इसको डिनोट करेंगे। और ये R2 जो होगा ये हमेशा लेस देन टू 1 होगा। ये लेस देन 1 इसलिए होगा स्टूडेंट बिकॉज हमें पता है कि जो M2 मिरर है, जो राइट हैंड साइड वाला मिरर है, हमें पता है दो मिरर होते हैं, ये M1 मिरर और ये M2 मिरर। तो ये जो मिरर है ये जो मिरर है M2 ये ऑलवेज हाफ रिफ्लेक्टेड होगा, मतलब पार्शियल रिफ्लेक्टेड होगा। तो इसलिए क्योंकि इसमें से लाइट पास करती है और हमें वो लेजर लाइट के फॉर्म में वो दिखती है। तो ये हमेशा इसकी कंडीशन मस्ट है कि ये हमेशा पार्शियल रिफ्लेक्टेड होगा, तो हमेशा ये 1 से लेस होगा। अगर ये 1 होता तो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टेड होता, लेकिन ये परफेक्टली रिफ्लेक्टेड नहीं होता M2 मिरर। इसकी कंडीशन है क्या है, वो इक्वेशन एक फॉर्म लिखते हैं। R1 रिफ्लेक्शंस ऑफ मिरर M1, R2 reflections of mirror M2. This is zeta, and this sign is zeta is determine the absorption coefficient. इसको हम बोलेंगे absorption coefficient। आगे exponential G gain coefficient 2L equal to 1। ठीक है, जब ये परफेक्टली एक लेज़र अपने से लाइट पास कर रहा है तब ये कंडीशन है कि इसकी ये मेन कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से बताता हूँ, R1 क्या है, रिफ्लेक्शंस बाय मिरर M1, R2 रिफ्लेक्शंस बाय मिरर M2, एंड दिस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एक्सपोनेंशियल G गेन कोफिशिएंट 2L क्या है, L क्या है, एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है ना, मिरर के जो फोटोन है वापस इससे रिफ्लेक्ट हुआ और वापस जाएगा। तो मतलब इसने ये प्रोसेस में क्या होगा, इसका लाइट जो एम्पलीफिकेशन है वो इंक्रीज हुआ और वो जो डिस्टेंस ने ट्रेवल किया वो 2L किया इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड है। और मैं आपको बात बताऊं कि हम एक कंडीशन है कि अगर हम जो लेज़र ऑपरेशन है वो तभी अटेन कर सकते हैं जब इस इक्वेशन की वैल्यू चाहे तो 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो। ठीक है, अगर इस इक्वेशन की वैल्यू 1 से लेस होगी तो हम जो लेज़र का ऑपरेशन अटेन नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर लाइट एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। और एक दूसरी जो कंडीशन है हमारी मेन, पहली क्या हम लिख लेते हैं पहले उसको। फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी
कि जो ये इक्वेशन, इसको हम बताते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, हम नाम दे देते हैं कि इक्वेशन 2 मस्ट बी इक्वल और greater than 1, then lasing operation is attained. And if equation 2 less than 1, then lasing operation do not attain. ठीक है, अब इसकी जो तीसरी कंडीशन है स्टूडेंट हमारी, वो क्या है कि G ऑलवेज ग्रेटर देन लॉसेस। ठीक है, कि G ओवरकम या फिर G ओवरकम दी लॉसेस। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई कि जो हमारा गेन कोफिशिएंट है, गेन कोफिशिएंट G ओवरकम दी लॉसेस। ओके स्टूडेंट, और जो थर्ड है, फोर्थ जो हमारी कंडीशंस है, ये आपस में इंटरलिंक कंडीशंस है, इंटर रिलेट है कि जो G है हमारा, वो एक पॉइंट जिसको हम कहते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, कि एक पॉइंट को ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसको जब ये क्रॉस करेगा तभी जाके हमारा जो लेजिंग ऑपरेशन अटेन होगा, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट। एंड यहाँ लिख देते हैं जी क्रॉस दी थ्रेशोल्ड पॉइंट, क्रॉस दी जी क्रॉस दी थ्रेशोल्ड पॉइंट। ओके, अब इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं कि वह कैसे कैसे ये काम कर रहा है। तो स्टूडेंट, ये हमारी होगी पंपिंग इन हॉरिजॉन्टल, एंड इन वर्टिकल हमने लिया है गेन कोफिशिएंट जी। ठीक है, अब स्टूडेंट जो हमारा मेन क्या होगा, एक यहाँ पर पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट पे आके इसके बाद ही हमारा जो लेजिंग ऑपरेशन है वो शुरू होगा, हम कह सकते हैं। ओके, थोड़ा सा इसमें कलर कर देता हूँ। ओके, इस पॉइंट के बाद ही हमारा जो लेजिंग ऑपरेशन है वो शुरू होगा, और जो ये थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा हमारा, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा वो क्या है, थ्रेशोल्ड पॉइंट, तो उसको बोलेंगे हम जी थ्रेशोल्ड। ओके, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा पोर्शन है, यहाँ क्या होगा, जो लॉस होगा ना हमारा, वो ग्रेटर देन गेन होगा। और जो ये राइट हैंड साइड वाला हमारा पोर्शन है, यहाँ पर क्या होगा, गेन जो होगा वो ग्रेटर देन लॉस होगा, और यहाँ पर डेल्टा एन होगा। ठीक है, मतलब डेल्टा एन यानी क्या है कि इससे ये नहीं कि इसमें डिफरेंस हो रहा है, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मैक्सिमम अपने पॉइंट तक पहुंच गए, इससे बाद नहीं वो ज़्यादा जाएंगे, एक कांस्टेंट हो गया टर्म, एक कांस्टेंट टर्म मान लो आप। ठीक है, एंड स्टूडेंट इसकी भी कंडीशंस है कि यहाँ तक तो चलो ये पहुंच गया, बट इससे आगे हमें एक इंटेंसिटी का भी ग्राफ बनाते हैं कि आई लेज़र। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लेज़र, एक यहाँ पर हम साथ में वो भी करते हैं, एक पॉइंट और आता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ यहाँ तक है, इसके बाद लेजिंग ऑपरेशन होगा, और हम कह सकते हैं कि अगर इससे हम ऊपर पंपिंग करेंगे और इस इंटेंसिटी को हम क्रॉस करेंगे तो हमारा लेजिंग ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब एक इसकी लिमिट है कि यहाँ तक ये जा सकता है, इसके अंडर ही ये लेजिंग ऑपरेशन अटेन कर सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो ये लेजिंग ऑपरेशन नहीं करेगा। जैसे कि एक टैप है, आप जानते हो, उसको ओपन कर देते हो तो
हम पंपिंग तो कर रहे हैं, जो पानी हमारा टैप से निकल रहा है वो पंपिंग तो कर रहे हैं, बट उसकी एक लिमिट है कि जब उसके वो ऊपर सरफेस पे आता है, अगर हम टैप नहीं बंद करते तो पानी गिरेगा, ठीक है, वेस्ट होगा। लेकिन वो क्या होगा, ये नहीं कि उसको क्रॉस कर जाएगा, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट है कि अगर यहाँ पर यहाँ तक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा ये, इसकी लिमिट है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि टैप है, हम ओपन करते हैं, एक हमारे पास कोई वेजल को हम भर उसको फुल करते हैं जब टैप से, तो वो एक लिमिट तक भरता है, उसकी एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उसके बाद उसमें और ज़्यादा फिल हम नहीं कर सकते, तो ये इसकी एक लिमिट है इंटेंसिटी की। जब इस पॉइंट पे आएगा तो ये ऐसी लाइट हमारी शो होगी, मतलब उसको बोलेंगे लेजर लाइट, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं रेजोनेटर की। रेजोनेटर क्या है, हमारी जो कैविटी है एक्चुअली, उसको ही हम एक अनदर लैंग्वेज में रेजोनेटर बोलते हैं। तो सिंपल रेजोनेटर लाइक स्ट्रिंग, ओके स्टूडेंट। तो सिंपल रेजोनेटर लाइक स्ट्रिंग, तो इसकी हम पहले पिक्चर बनाते, क्या है वो हमारे माइंड में एक बार आ जाए कैसा है। तो हमने पीछे भी किया हुआ है एक्चुअली इसको, कि हमारे पास ये दो क्या है, रिजिड स्पॉट है, एंड हमारे कैविटी का पार्ट है ये, और ये नोड्स हैं हमारे, ठीक है ना, ये नोड्स हैं दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोड, NOD, ठीक है। एंड स्टूडेंट इसमें एक जो हमारी एक तो ऐसी होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब जो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है जो एक तो इसके अंदर ही रहती है, और एक सेकंड होती है जो इससे आउट ऑफ एरिया होती है, मतलब इसका जो जो एरिया कंसर्टेड है एक कैविटी का, वो कुछ ऐसी होती है, ये ब्लू वाली है। तो इसको बोलते हैं हम आउटर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं, या फिर हायर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ब्लू वाले को, इसको बोलते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो एक्चुअली लोअर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी जो फोर्स है, दिस फ्रीक्वेंसी हैविंग टू मल्टीप्लाई, मतलब टू टाइम्स हायर फोर्स देन दी लोअर फ्रीक्वेंसी, टू टाइम्स हायर फोर्स देन दी लोअर फ्रीक्वेंसी। और इसका अगर मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक स्ट्रिंग का भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि ये तो होगी हमारी हायर फ्रीक्वेंसी, और दिस इज जो ये पिंक वाली है, ये होगी लोअर फ्रीक्वेंसी, या फिर हैविंग, इसको हमें थोड़ा लिखेंगे अगर हम इजीली लिखना चाहें, ट्वाइस दी फोर्स देन लोअर फ्रीक्वेंसी, ओके स्टूडेंट। इसका हम जो नेक्स्ट जो डायग्राम है, अनदर डायग्राम है, वो बनाते हैं, कैसा है वो, उसमें भी सेम रिजिड स्पॉट है दो, ओके। अब उसमें क्या एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग जैसा होता है ये, ओके। एंड एक तो जो मैंने ये बनाया लोअर फ्रीक्वेंसी, वो कुछ ऐसी हो जाएगी, और एक फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारी ऐसी वाली बाहर, ओके। ये होगी हाई फ्रीक्वेंसी या आउटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे हमें ये चलता है स्टूडेंट पता है कि ओनली सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ओनली सर्टेन फ्रीक्वेंसी certain frequency attain या existed in this cavity, ओके। अब हम इसका रिलेशन करते हैं, इसका कुछ हम मैथमेटिकल करते हैं कंसेप्ट की रिलेशनशिप between length and frequency, length and frequency
फ्रीक्वेंसी, 2 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा देख लूँ मैं, ऑफ वेव इन रेजोनेटर, या क्या हम कह सकते हैं ऑफ वेव इन रेजोनेटर। ठीक है, तो हमें पता था इसका, एक हमने रिलेशन पीछे पढ़ा था कि L इक्वल टू एम इंटू लैम्डा अपॉन टू। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, वो होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हम लिखते हैं m इंटू वी अपॉन 2f। लेकिन यहाँ पर जो वेव रेजोनेटर के अंदर जो हमें ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, वो जो वे मूव कर रही है वो स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है उससे मूव कर रही है। तो हम लिखेंगे L इक्वल टू एम इंटू सी अपॉन 2f इंटू एन कैविटी। और जो ये जो अपनी एन कैविटी मैंने लिखा है यहाँ पर मैंने, ये क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेजोनेटर। ठीक है, अब स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करेंगे एफ की। एफ क्या, फ्रीक्वेंसी हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे सी इंटू 2 पाई अपॉन 2 इंटू ओमेगा इंटू एन कैविटी। एंड स्टूडेंट ये हमारा जो रिक्वायर्ड आ जाएगा, एल इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, और ये आएगा m इंटू पाई सी अपॉन ओमेगा इंटू एन कैविटी। हम जो ओमेगा को उस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा इक्वल टू, थोड़ा सेट कर लेंगे, पाई सी अपॉन एल इंटू एन कैविटी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इससे में ये चलता है पता है इस इक्वेशन की, ओनली सर्टेन और प्रिसाइज एंड ओनली सर्टेन और आई एम सॉरी, ओनली सर्टेन और प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी आर एग्जिस्टेड, और हम कह सकते हैं आर अलाउड इन दिस कैविटी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम समझ आ गए, ये तो हमारी कैविटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस फिनोमिने को हम लेज़र में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वो पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम सेम जो प्रोसेस जो कैविटी वाला पीछे हमने किया था रेजोनेटर वाला, कि उसमें एक हम ओनली जो प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हम ओनली एग्जिस्ट कर सकते हैं उसके अंदर, वही हम मतलब अलाउड कर सकते हैं उसके अंदर, वही अलाउड होती हैं एक्चुअली, कर नहीं सकते, होती हैं एक्चुअली, वही अलाउड होती हैं। बट अब हम देखते हैं लेज़र के अंदर, ये हमारा लेज़र, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा लेज़र है। अब ये हमारा जो लेज़र, ये मिरर है, और ये होता है हमारा कैविटी जिसको हम बोलते हैं गेन मीडियम या एक्टिव मीडियम बोल देते हैं कई बार इसको हम। ठीक है, अब ये क्या करता है स्टूडेंट कि इन दिस कैविटी में ओनली जो प्रेजेंट होती हैं वो स्टैंडिंग ईएम वेव। ठीक है, स्टैंडिंग आई एम सॉरी, स्टैंडिंग ईएम वेव ओनली प्रेजेंट होती हैं, और इसको हम उसको फुल फॉर्म बोलेगा, समझ ना आया तो स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी प्रेजेंट होती हैं। और स्टूडेंट उसके अलावा जो हमारा मैक्सवेल का रूल है वो हमें बताता है कि any point on the mirror where the electric field is zero। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर लूँ। तो एनी पॉइंट ऑन द मिरर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो यहाँ लिखते हैं हम कि ओनली स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रेजेंट in this cavity, and according to Maxwell rule, the electric field is zero at any point on the mirror, at any point on both of the mirror, and like the notes present in resonator, जो वहाँ पर नोट्स थे हमारे
रेजोनेटर में, उसकी जैसे यहाँ पर भी जो एनी पॉइंट ऑन द मिरर जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, तो ये नोट्स का काम करते हैं एक्चुअली। मिरर जो हमारा काम कर रहा है वही नोट्स का काम कर रहा है। तो इसकी वजह से इसमें भी ओनली प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी और सर्टेन फ्रीक्वेंसी एग्जिस्टेड होती हैं। और स्टूडेंट्स का जो फॉर्मूला लिखेंगे हम, ओमेगा इक्वल टू एम इंटू पाई सी अपॉन एन कैविटी सेम रहेगा इंटू एल। तो ये जो हमारा है लेजर के लिए, ये ओनली जो हमारी मैक्रोस्कोपिक फ्रीक्वेंसी उसके लिए है। मतलब ये ओनली जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें ये जो हमारा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये उसके लिए ओनली अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है। बट अब इसका पहले ग्राफ बनाते हैं हम, फिर हम देखते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट वो कैसा बनेगा। तो उसका जो ग्राफ बनेगा हम बना लेते हैं यहाँ पर, यही बना लेते हैं चलो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ओमेगा। 2 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाती है हमारी प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी। ओके, और इन जो ये हमारी है प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 शो करी है प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सब में इक्वल है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हम इस दोनों को सिलेक्ट करते हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा ओमेगा। ठीक है, और यहाँ जो हमारा डेल्टा ओमेगा होगा, क्योंकि हमने डेल्टा लगा लिया साथ में, सॉरी स्टूडेंट मैं थोड़ा पेन से ले लेता हूँ फटाफट, थोड़ा ये हिल गया, कि डेल्टा ओमेगा जो हमारा यहाँ होगा वो होगा पाई सी अपॉन एन कैविटी इंटू एल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। एम को हम नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर क्योंकि वो एक्चुअली कांस्टेंट है, इंटीजर है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ओनली वैलिड है ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी जो क्लासिकल जो मैकेनिक है, जो क्लासिकल मैकेनिक है, मैकेनिक्स है जो उसमें यूज़ होती है हमारी। बट अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फ्रीक्वेंसी के बारे में, मींस क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, तो वहाँ पर ये हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसको हम देखते चलो। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स में जो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, मतलब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक मैकेनिक्स की। तो स्टूडेंट हमें पता है कि हमने पीछे पढ़ा कि लेज़र में क्या होते हैं कि दो हमारे पास लेवल होते हैं एनर्जी, ए एंड बी हमने मान लिया। एंड इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसमें इसमें ट्रांजिशंस होती हैं, हमने ये कर लिया। डेल्टा एन होता है एनर्जी, हम कुछ देते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, ये हमने दे दी एनर्जी एच बार ओमेगा नॉट। तो अब स्टूडेंट हमने क्या देखना है यहाँ पर कि जो हमारा, हम जैसे कैविटी में जो हमारा ऑपरेशन होता है कि स्टैंडिंग वेव्स होती थी और हमारे नोट्स होते थे। एंड हम क्या करते थे कि इसको पंपिंग करते थे तो वो मूव करता था फोटोन्स। तो यहाँ पर भी जो काम कैविटी में स्टूडेंट हमारा जो हो रहा है यहाँ पर, वो काम क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस है, ये एटॉमिक ट्रांजिशंस है, ये वही काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द कैविटी इज सेम एज वेल एज द एटॉमिक ट्रांजिशंस बिटवीन द एनर्जी लेवल। द प्रॉपर्टी ऑफ कैविटी, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, द प्रॉपर्टी of cavity is same as well as the atomic transition between the energy levels। अब स्टूडेंट्स का जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ तो कैसा होता है, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, तो देखो कैसा ग्राफ होता है उसका। जो ग्राफ बनाते हैं ना स्टूडेंट, हमारा जो हमारी एक लाइन होती है, लाइन शेप होती है, वो एक्चुअली बहुत ब्रॉड होती है। वो ब्रॉड इस करके होती है कि हम
किसी भी फ्रीक्वेंसी की, चाहे वो माइक्रोस्कोपी भी हम बात कर रहे हैं इन क्वांटम फिजिक्स में, बट हम उस जो फ्रीक्वेंसी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट value of frequencies due to uncertainty, Heisenberg uncertainty principle। ओके, उसने क्या बोल बताया कि हेजनबर्ग ने बताया था कि हम किसी भी पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है, मींस जो हमारा हम बात करें सही, तो हमारी जो पोजीशन और मोमेंटम हम सर्टेन जो एक्यूरेट हम नहीं फाइंड कर सकते एक साथ, ठीक है। तो वही हमारा जो प्रिंसिपल यहाँ लग रहा है, इससे इसकी वजह से हम जो उसकी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, जो एग्जैक्ट वैल्यू हम वो फाइंड नहीं कर सकते। एंड स्टूडेंट, इसलिए जो ये लाइन जो हमारी है, जो हमारी ये लाइन शेप है, ये हमारी शार्प नहीं होती, ठीक है ना। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ग्राफ बनाया था कि कुछ ऐसे वैसी थी, लेकिन वो एक्चुअली ऐसी नहीं होती है स्टूडेंट, शार्प इतनी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी ब्रॉड होती है, ठीक है। वो जो ये ब्रॉड है, इसको हम बोलते हैं बैंडविथ, BW, ठीक है, बैंडविथ बोलते हैं इसका, बैंडविथ है ये। एंड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 3 रीज़न जिसकी वजह से ये मतलब लाइन ब्रॉड है, तो उसकी बात करते हैं हम अब। तो यस स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट रीज़न है वो है लाइफ टाइम ब्रॉडिंग। ओके, मतलब उसका लाइफ टाइम ही कुछ ऐसा है कि इसकी वजह से वो ब्रॉड है, उसका लाइफ टाइम ही मतलब कुछ लाइफ टाइम है कि कुछ समय के लिए वो ऐसा कुछ ब्रॉड है। एंड सेकंड है कोलिजनल ब्रॉडिंग। आई एम सॉरी, ब्रॉडनिंग लिखेंगे अगर इसको सेम करें, ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग। तो ये क्या होता है कि जब एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इलेक्ट्रॉन जब हमारा मूव करता है, तो आपस में हम अगर जो एटम्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, मतलब कोलाइड करते हैं, इसकी वजह से ये ब्रॉडनिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर लिख देना इन्फॉर्मेशन कि क्यों होती है। थर्ड जो हमारा है स्टूडेंट, वो है डॉपलर, जो इम्पोर्टेंट है। ये क्या बताता है कि जैसे जो हमारा डिटेक्टर है, वो जब डिटेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी को, तो सम फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो डिटेक्टर की तरफ तो मूव करती हैं, लेकिन सम होती है वो फार अवे, मतलब उससे डिफरेंट डायरेक्शन में डिटेक्टर से मूव करती हैं। तो जिसकी वजह से ये मेन पॉइंट है ये इसका ब्रॉडनिंग का, कि ब्रॉडनिंग होती है। हम इसको समझते हैं ग्राफ के जरिए, कि जैसे हमारे पास ग्राफ है स्टूडेंट, देखो अब, ओके, और यहाँ पर ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं। आई एम सॉरी, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है ना सर, एक और बना लेते हैं 6। तो ये तो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। एंड यहाँ पर हम एक लाइन शेप जो हमारा है, लाइन शेप फंक्शन बनाते हैं, तो मैं बनाऊंगा, ग्रीन से बना देता हूँ। तो जो लाइन शेप फंक्शन स्टूडेंट हमारा है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एक हमारी लॉस लाइन होती है स्टूडेंट, लॉस लाइन भी बना देता हूँ। ये मुझे पहले ही बनाना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लॉस लाइन। तो स्टूडेंट ये देखो, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये वाली और ये वाली, ये तो हमारी इस लाइन शेप से बाहर है। इसका मतलब ये है, ये जो लाइन शेप है ये हमारी डिटेक्टर है। एक्चुअली ये क्या है, इसके बिटवीन जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो एटॉमिक ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हो रही हैं। मींस
जो हमारी कैविटी होती है उसमें ये नहीं कि सारी सारी जो हमारे फोटॉन्स हैं, सारे ही मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारा यूज़ हो रही है इन एटॉमिक ट्रांजिशन, सारी नहीं होती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी रह जाती हैं, जैसे ये फ्रीक्वेंसी हमारी बाहर रह गई। अब स्टूडेंट क्या है, जैसे ये मतलब ये फ्रीक्वेंसी आ गई और एक ये लॉस लाइन है, जहाँ हमारा ये जो लेज़र एक्शन है हमारा वो तभी काम करता है कि जब हमारा जो गेन है वो लॉस से ज़्यादा होगी, गेन जो हो वो ग्रेटर देन लॉस हो। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखो ये तो हमारा बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब ये तो हमारा लॉस ही है, पूरा फुल लॉस है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लॉस ही है। ये देखो हमारा जो ये वाला सेकंड लास्ट है, ये वाला और ये वाला, इसमें स्टूडेंट क्या हो रहा है कि इतना पोर्शन तो हमारा गेन में आ रहा है, लेकिन जो बाकी का पोर्शन हमारा स्टूडेंट क्या हो रहा है, लॉस में आ रहा है। चल गया ना पता, इतना पोर्शन तो गेन में आ रहा है और बाकी पोर्शन किस में आ रहा है, लॉस में आ रहा है। तो स्टूडेंट ये क्या हो रहा है कि हमारा लॉस हावी हो रहा है, ओवरकम कर रहा है, लॉस ओवरकम कर रहा है गेन को, तो यहाँ पर भी हमें मतलब जो लेजर एक्शन नहीं मिलेगा और ना इस फ्रीक्वेंसी मिलेगा। जो हमें जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से हमें लेजर एक्शन जो लेजर एक्शन मिल रहा है वो ये दो फ्रीक्वेंसी है, ये टोटली हमारा ये किस में आ रहा है, गेन में आ रहा है। ठीक है, जो हमारा गेन मीडियम में आ रहा है। तो ये हमारी बात है कि यहाँ गेन जो हमारा लॉस से ज़्यादा हो, मतलब ये दो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर की नज़र में आ रही जो मैंने बात की डॉपलर में, और ये फ्रीक्वेंसी अवे जा रही है डिटेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ हो गया स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं मल्टी मोड लेज़र कि क्या होता है मल्टी मोड लेज़र। तो यह स्टूडेंट हम बात करते हैं मल्टी मोड लेज़र की। ये मैं लिख लेता हूँ, जैसे अब हमारा ये मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें जो लाइन शेप है काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे, अगर इसको मैं काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी को ये इन्वॉल्व कर रहा है अपने अंदर, तो देखो इसको हम बोलेंगे मल्टी मोड लेजर। कैसे बोलेंगे हम देखते हैं, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर हम मल्टी मोड लेजर, मल्टी मोड लेजर। स्टूडेंट जैसे ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी, मतलब इसमें काफ़ी सारे मोड आ जाए। अगर इसको हम देखें तो मैं थोड़ा ये डिस्टेंस समय बराबर है, थोड़ा ये आगे पीछे हो जाए तो उसको सही कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ ऐसे लेज़र है कि इसमें मल्टी मोड है, मतलब मल्टी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उसको बोलेंगे मल्टी मोड लेज़र। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम, इसका अगर हम स्पेक्ट्रम देखना चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर फेबरी पैट इंटरफेरोमीटर यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, या फिर मोनोक्रोमेटर यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसका जो पैटर्न जो स्पेक्ट्रम देखना चाहें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया मल्टी मोड लेज़र के बारे में, कि अगर हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी मोड लेज़र। तो ये कैसा होगा, शेप ऐसी होगा ना, देखो। ठीक है, ऐसा होगा कुछ, देखो। ठीक है ना, ये हो गया मल्टी मोड लेज़र के बारे में। अगर हम ये बात करें कि हम मल्टी मोड लेज़र से जो सिंगल मोड लेज़र हम बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, तो हम बात करते हैं मल्टी मोड की बात हम इतनी करेंगे, सिंगल मोड लेज़र कि हम सिंगल मोड लेज़र की जो मल्टी मोड लेज़र को हम सिंगल मोड लेज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेज़र तो यस कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये लेज़र है, पहला पॉइंट देखना आप समझ लेना, इसको लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में कि हमारे पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा लाइन शार्प है, जो लाइन शेप है, इसको हम शार्प कर देते हैं। ठीक है, लाइन शेप है, शार्प कर दिया। अब देखो इसमें जो आ रही एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है, पहले क्या था, ये काफ़ी ब्रॉड था, ठीक है, काफ़ी स्प्रेड था। अब इसको हमने अगर शार्प किया तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये तरीका है कि हम वी ऑब्टेन अ सिंगल मोड लेजर फ्रॉम दी मल्टी मोड लेजर व्हेन वी शार्प दी लाइन शेप। ठीक है, व्हेन वी शार्प दी लाइन शेप। ओके, एंड सेकंड है कि अगर, एक तो ये हो गया कि अगर हम जो ये फ्रीक्वेंसी के बीच में डिस्टेंस है इसको हम अगर इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, काफ़ी दूर दूर जो डिस्टेंस है फ्रीक्वेंसी बीच में वो रख दें, तब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो अगर मैं करना चाहूँ तो इसको मैंने कर लिया। ठीक है ना, तो ये दो तरीके हैं। और एक और तरीका जो काफ़ी हमारे पास अच्छा है तरीका, और इसकी जो शेप बनती है स्टूडेंट, वो है कि हम ऑप्टिकल फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं।
हम मल्टी मोड लेज़र को सिंगल मोड लेज़र में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्टिकल फिल्टर का लेज़र, जो ऑप्टिकल फिल्टर का हम यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा ये आपको समझा दो, फिर हम चलते हैं। हमने क्या किया पहले पॉइंट में कि हमने ये जो लाइन शेप है इसकी शार्पनेस बढ़ा दी, तो एक तो ये सिंगल हो गया, या फिर हमने जो इन फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो लाइन है, इनकी जो डिस्टेंस इसको हमने बढ़ा दिया, दूर दूर कर दिया। तो तब अगर हम लाइन शेप करते हैं तो एक्चुअली जो ये आएगा, मैं आप थोड़ा मैंने इसको वो बना दिया है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा ना ये एक्चुअली ऐसा होता है कि ये यहाँ से आएगा, एक्चुअली ये सही है ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा इसको जो लॉस है इसको, ये तो वैसे भी मतलब ये लॉस हो, ये लॉस लाइन है इसकी, बाकी ये थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होगा। बाकी इसमें एक ही देखो ये आ रहा है, ठीक है ना, एक ही फ्रिक्वेंसी इसमें आ रही है, इसके इसके अंडर आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम होगा। अब यस, हम बात कर सकते हैं ऑप्टिकल फिल्टर की, हम कि ऑप्टिकल फिल्टर का यूज़ करके हम कैसे मल्टी मोड लेज़र को सिंगल मोड लेज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम वो देखते हैं अब। तो यस स्टूडेंट, अब बात आई हम कि ऑप्टिकल फिल्टर से हम कैसे सिंगल मोड लेज़र हम बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा ये क्या एक मतलब हमारा लेज़र है, ठीक है, हमारा मल्टी मोड लेज़र हम कह सकते हैं कि मल्टी मोड लेज़र है। एंड स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है कि इस मल्टी मोड लेज़र के हम जो एम्पलीफायर के सामने एक हम ग्रेडिंग करते हैं। ये ग्रेडिंग किस चीज़ करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, स्पेक्ट्रोमीटर हो सकता है, या फिर फैब्रे पैड इंटरफेरोमीटर हो सकता है। और जब हमारी जो लाइट है, ठीक है स्टूडेंट, जो हमारी लाइट है जब इसे पास करती है, इस पे ये हिट करती है, तो ये क्या करता है, जैसे मान लो प्रिज्म है, आपको प्रिज्म के बारे में ज़्यादा अच्छा पता होगा, तो ये क्या करता है, ये इसको स्प्रेड करता है, इसको ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड करता है। तो ओनली एक वन वेवलेंथ की लाइट जाती है, और ये यहाँ से आउट होती है, और हमें एक सिंगल मोड लेज़र मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया, मैं इसके बाद ज़्यादा बात नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता। तो इसके बारे हो गया कि हम कैसे कर सकते हैं कि, और ये ग्रेडिंग किस चीज़ की करते हैं, हम कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रिज्म, स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर फैब्री पैट इंटरफेरोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कर सकते हैं अब आगे। इसके बाद हम करते हैं पल्स लेज़र। पल्स लेज़र कैसे काम करता है हम वो देखते हैं कि वो किस किस की एप्लीकेशंस क्या है पल्स लेज़र की। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं पल्स लेज़र की। जो लेज़र वो होता है इसके हम कंटिन्यूस एनर्जी नहीं देते, रुक रुक के एनर्जी रहती है, उसको बोलते हैं पल्स लेज़र। उसके एप्लीकेशंस क्या है पल्स लेज़र के, तो हम कहते हैं फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है टेलीकम्युनिकेशन। कि जो हम घर में बैठे बैठे फ़ोन जो हम कर रहे हैं, मोबाइल से आजकल हमारे पास सेल फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है पल्स लेज़र का एक्शन है। कि हमारे वायर्स वायर्स बिछी हुई हैं, उससे हम सिग्नल्स, जो हमारे टावर्स हैं, वहाँ से हम, जो हमारे मोबाइल टावर्स हैं वहाँ से हम कैच करते हैं सिग्नल, जो हमारा मोबाइल के अंदर जो एक स्मॉल टावर होता है वो कैच करता है। तो इसका यही काम है, ये पल्स लेज़र के थ्रू होता है कि रुक रुक के उसमें मतलब हम एकदम कॉन्टीन्यूस जो अपनी एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करते, रुक रुक के देते हैं। तो ये हमारा जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है इन टेलीकम्युनिकेशन में। और जो दूसरी हमारी जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का हम इसका मतलब क्या, उससे क्या मुराद हो गया कि हम जैसे एक हमारे पास कोई मेटल प्लेट है, और उसको हमने एक सर्टेन, जैसे ये कोई मेटल प्लेट है, उसको हमने एक सर्टेन पॉइंट या सर्टेन लाइन से हमने काटना है, तो हम क्या करेंगे, उस जो ये पल्स लेजर को हम एक काफ़ी स्मॉल टाइम के लिए हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा लार्ज एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एक स्मॉल टाइम के लिए, और वहाँ पर हम इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे उस पॉइंट पे। तो वो क्या करेगा, वो काफ़ी स्मॉल टाइम में जब उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा। तो वहाँ पर हमें हमारी जो इंटेंसिटी जो ये पल्स लेजर की यूज़ होती है, और टाइम रिजॉल्व स्टडी। तो ये टाइम रिजॉल्व्ड जो हमारी स्टडी है, ये आता है कि स्टूडेंट जो, जैसे हमारी कोई रिएक्शन हो रही है और हमारा लेजर एक्शन कर रहा है, ये कैसी हो, मतलब कोई रिएक्शन हम मानते हैं, कोई हमारी केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रही है, केमिकल में कोई जो केमिकल केमिस्ट्री में जो हमारी रिएक्शंस हो रही है, तो वो कितने टाइम में हो गई, और जब वो हम उसको हम कर रहे हैं तो कितने टाइम में हो रही है, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो थोड़ा सा, इसको मैं समझाऊं तो, कि कोई रिएक्शन हो रही है वो कितने कई रिएक्शन ऐसी होती है जो इंस्टेंटली हम कोई रिएक्टेंट डालते हैं तो वो हो जाती है, तो वो, लेकिन उसका भी कोई टाइम है।
और वो टाइम होता है फेम्टो सेकेंड होता है 10⁻⁻15। तो ये जो स्टडी की थी, ये हमारी स्टडीज़ के बारे की थी अहमद हसन जवेल। ये जो हमारे इजिप्ट जो मिस्र है वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने इनको 1999 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि इन्होंने फेम्टो सेकेंड जो केमिस्ट्री उसकी बारे में इन्होंने स्टडी की थी कि कोई रिएक्शन एक स्मॉल टाइम में कैसे हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, तो उसके बारे में इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू अचीव पल्स लेज़र। तो यहाँ लिखते हैं हाउ टू अचीव पल्स लेज़र, कैसे बना सकते हैं हम इसको। अगर एक कोई कॉन्टिन्यूस लेज़र है हमारा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेव है, या हम कह सकते हैं इन कॉन्टिन्यूस वेव, कोई कॉन्टिन्यूस वेव है, अगर उसको हम स्टॉप कर दें, ठीक है ना, तो वहाँ से हम एक पल्स जो पल्स बना सकते हैं। या फिर जो कॉन्टिन्यूस वेव है हमारे पास, अगर उसको हम वेव दें फिर स्टॉप, फिर वेव दें स्टॉप, वेव दें स्टॉप, वेव दें स्टॉप, वेव दें स्टॉप, मतलब कुछ ऐसा बनेगा हमारा। तो यहाँ से हम जो पल्स लेजर हम अटेन कर सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है मोड लॉकिंग। ठीक है, मोड लॉकिंग अब मैं समझाता हूँ आपको, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन से पढ़ते हैं क्या होता है मोड लॉकिंग। ठीक है, तो यस स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं मोड लॉकिंग। हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन कैसा है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, पीछे ही पढ़ा हुआ है कि डेल्टा की जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये लाइन शेप फंक्शन है, और इसकी जो बीच में डिस्टेंस है वो डेल्टा ओमेगा है, वो किसके इक्वल होता है, पाई सी अपॉन एन कैविटी इनटू एल। लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे फोरियर जो हमारा फंक्शन उसके थ्रू, जो फोरियर ने कहा था कि फोरियर सेज इज अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन इन द सम ऑफ द सिंपल साइन फंक्शन। कि कोई फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको सिंपल वे में साइन फंक्शन में कन्वर्ट करके, जो हमारे फोरियर ने बताया था। तो हम जो फोरियर फंक्शन है इसका वो होगा स्टूडेंट डेल्टा ओमेगा माइनस एन डेल्टा ओमेगा और समेशन इन्फिनिटी टू एन माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड कून फंक्शन। ठीक है, कून, और इसको हम कई बार शो फंक्शन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई, अब हम आगे करते हैं। तो यस स्टूडेंट, हमने पढ़ा था मोड लॉगिंग में अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं टाइम डोमेन फंक्शन। तो अगर आप पहले बनाते हैं, ये हमारे हैं इम्पल्स ट्रेन इन टाइम डोमेन। जो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ हम बोलेंगे इम्पल्स ट्रेन इन टाइम डोमेन। ठीक है, इम्पल्स, ठीक है, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं कि इसको रुक रुक के हम एनर्जी दे रहे हैं, तो हम पल्स जो हमारा लेजर उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम वो जो पढ़ रहे हैं ना मोड लॉगिंग, तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स ट्रेन इन टाइम डोमेन। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ये जो एट ए टाइम कोई मतलब टी इक्वल टू ज़ीरो है हमारा, या मान लेते हैं टी इक्वल टू ज़ीरो, ये सेंटर है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और यहाँ पर टी इक्वल टू ज़ीरो है, इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है टी। तो इसका जो हमारा फोरियर फंक्शन होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी माइनस एन टी, ठीक है, एन कैपिटल टी, स्मॉल टी माइनस एन कैपिटल टी, और समेशन इन्फिनिटी टू एन माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं फोरियर सीरीज। तो जो फोरियर सीरीज है वहाँ हमारी जो वैल्यू एफ टी क्या होगी, यहाँ से अपना समेशन इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, सी एन एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा एन ओमेगा नॉट टी। ओके स्टूडेंट, ये वैल्यू होगी एफ टी की। अब यहाँ पर हम सी एन की जो वैल्यू वो निकालते हैं, यहाँ जो ओमेगा नोट क्या होगा,
2 पाई अपॉन टी, और सी एन की जो वैल्यू हमारी होगी वो क्या होगी स्टूडेंट हमारी 1/t, t/2 टू माइनस t/2 ft। अब हम ये सी एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा नोट टी एंड डी टी, ठीक है स्टूडेंट। अब एट टी इक्वल टू 0 तो पुट करते हैं वैल्यू t/2 माइनस t/2 एफ टी इक्वल टू 0 माइनस आयोटा एन ओमेगा नोट टी डी टी एंड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू, या फिर हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन दी इम्पल्स प्रॉपर्टी, जो इम्पल्स ट्रेन की जो प्रॉपर्टी उसकी वजह से जो ये हमारा पोर्शन ये हो गया हमारा 1 के इक्वल हो जाता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स। तो सी एन की वैल्यू होगी 1/t। तो यस स्टूडेंट, जो हमारे पास सी एन की वैल्यू होगी 1/t, ठीक है। अब हम इस सी एन की वैल्यू हम एफ टी में चल गया, पता क्या हो गया इससे एफ टी की जो वैल्यू आ गई, हमने सी एन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा 1/t, आई एम सॉरी, समेशन 1/t समेशन इन्फिनिटी एन अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एंड एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एन ओमेगा नॉट टी एज वेल एज एफ टी की एक और वैल्यू थी जो ये वाली थी, ये भी हम यहाँ लिख देंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस एन टी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी वैल्यू आ गई जो फंक्शन है टाइम डोमेन फंक्शन उसके बारे की, ठीक है, ये जो फोरियर फंक्शन अपना टाइम डोमेन का, उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो यस स्टूडेंट, जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो 1 की हमारी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो होती है 2 पाई डेल ओमेगा। अगर हमारे पास जो हमें पीछे हमने फंक्शन जो निकाला है एफ टी, उसमें जो एक्सपोनेंशियल पावर आई एन ओमेगा नोट टी की जो वैल्यू है वो होगी हमारी किसके इक्वल 2 पाई डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नोट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया बाय शिफ्ट थ्योरम। तो आपको पता होगा शिफ्ट थ्योरम क्या है, कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी अपना शिफ्ट थ्योरम। अब जो हमारा फंक्शन है एफ टी, ओके, इसको हम इसका जो फोरियर सीरीज़ है, अगर फोरियर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगर लिखते हैं अकॉर्डिंग, तो वो होता है एफ टी, ओके, कैपिटल एफ टी। एंड स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो साइन हम यूज़ करते हैं फोरियर के यहाँ पर, तो ये साइन यूज़ करेंगे, ओके। एंड जो ये एफ टी किसके इक्वल होता है, देखो स्टूडेंट, जो फोरियर में क्या हो गया कि एक्सपोनेंशियल पावर आई एन ओमेगा नोट टी वो इसके इक्वल हो गया। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया था कि जो एफ टी है वो ये है, अगर उसमें हम जैसे ये वाला है, ठीक है, एफ टी हमारा तो ये है, ठीक है, इसमें अगर इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 पाई डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नोट, तो ये क्या होगा, तो हम देखते हैं ऐसे यहाँ लिखते हैं 1/t इंटू 2 पाई कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल लेते हैं एंड इन्फिनिटी एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड एक्सपोनेंशियल पावर उसकी जो हमने वैल्यू पुट कर देनी है डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नोट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारा ये वैल्यू आ गई। और 2 मिनट स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि इसको हम इसका जो ग्राफ है प्लॉट करेंगे वो कैसा करेंगे। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है स्मॉल एफ टी कुछ ऐसा होगा, देखो, ओके। अगर हम इसका करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका ये ग्राफ क्या होता है, देखो, जैसे पहले ये टाइम डोमेन फंक्शन है, तो ये जो हमारा ये टी के इक्वल होगा, ठीक है, जो बीच में डिस्टेंस होगा इनके वो टी के इक्वल होगा। एंड आफ्टर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये चेंज हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ,
वो होगा ओमेगा नोट, और वो ओमेगा नोट किसके इक्वल होता है, डेल ओमेगा के। एंड जो टी किसके इक्वल होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो 2 पाई की हम टी इसकी निकालते हैं वैल्यू, टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन, और डेल ओमेगा, जो डेल ओमेगा हमने पीछे में निकाला उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई सी एन कैविटी इनटू एल। ठीक है, तो ये वैल्यू थी हमारी डेल उसकी डेल ओमेगा की, डेल्टा ओमेगा की, आई एम सॉरी डेल्टा ओमेगा की, मैं कई बार डेल कह जाता हूँ तो आपको थोड़ा सही कर लेना। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू थी पाई सी अपॉन एन कैविटी इंटू सी, तो हम इंटू एल हमने ये लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया हमारा, यहाँ बच गया एन कैविटी इंटू 2L अपॉन सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, और ये हमारी अपनी टाइम डोमेन फंक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, 2L क्या है, ये है डिस्टेंस। जैसे कि हमारा ये लेज़र है, इसकी पीछे कैविटी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक स्पॉट रखते हैं, स्पॉट ऑफ लाइट रखते हैं, तो एक तो ये डिस्टेंस जो हमारा है ये L के इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक L के इक्वल है। तो ये इस तरफ गया, ठीक है, राइट टू लेफ्ट गया, यहाँ पर ये स्ट्राइक करेगा, आफ्टर जब इसको हिट करेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा और ये वापस जाएगा राइट हैंड की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या इंक्रीज़ हुआ, जो लाइट एम्पलीफिकेशन वो इंक्रीज़ हुआ, और इसने 2L डिस्टेंस इन्हें कवर किया, तो यहाँ लिख दिया 2L हमने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात होगी हमारी। तो स्टूडेंट अब हम टाइम डोमेन फंक्शन ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ कैसा होगा इसका। तो जो ग्राफ होगा ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ होगा, और ये जो ग्राफ होगा ये कैसा है, ये कून और गेन फंक्शन का मिक्सचर है। ठीक है, दिस ग्राफ इज मिक्सचर ऑफ कून एंड गेन फंक्शन का। पहले देते हैं, दिस ग्राफ इज अ मिक्सचर ऑफ कून एंड गेन फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हमारी होगी कंप्लीट यहाँ पर। अब हम आगे करते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस ग्राफ को अगर हम देखना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने वो देखा होगा जो मोसेक होती हैं, हमारी जो मस्जिदें होती हैं, उनकी जो दीवारी होती है उसमें जाल लगी होती हैं, या फिर आप कोई मकबरे पे जाओ, कोई भी दरगाह पे जाओ, तो आप देखोगे वहाँ पर एक जाली लगी होती है, उनके जो डिजाइंस होती है। या फिर आप वहाँ पर ना देखा जाए तो आप अगर आप कभी ताजमहल गए हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या है, जाली सी है, अगर एंटर करते हैं कोई डिजाइनिंग सी जाली सी, लेकिन वो तो कुछ ऐसी हैं, मतलब ऐसी जाली होती हैं, तो वो कुछ ऐसी जाली होती हैं, मतलब हेक्सागोनल होती हैं हमारी, कोई ऐसी जाली होती हैं तो साथ साथ जुड़ी होती हैं ये। ठीक है ना, ऐसी कुछ होती हैं, कुछ ऐसी जाली होती है। ठीक है स्टूडेंट, हमारी ये ओके। तो यस स्टूडेंट, ये जो हमने पीछे ग्राफ बनाया था अभी, तो वो हम जो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू। और ये जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये हमें क्या बताता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक कॉम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर है, और ये हमारे क्या स्क्वायर ग्रिड है, और ये मोटिव है। अगर ये मोटिव को यहाँ पर हम अरेंज करें, ऐसे हमने दो तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, या फिर ये ऐसे आ सकता है बीच में कि इसका सेंटर पॉइंट इसके मतलब ये पॉइंट के सेंटर में आए, या फिर हम ऐसे ही जहाँ पर मतलब चार जो हमारे पॉइंट्स उसको हम एक मोटिव से जो अटैच कर रहे हैं साइडों पे, उसको रख के भी हम एक ऐसे मतलब जो स्क्वायर ग्रिड है उसको हम कंप्लीट करके हम एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन स्क्वायर बना सकते हैं। तो यही हमारा जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमें यही बताता है। हम आगे थोड़ा करते हैं कि अगर तो यस स्टूडेंट, हमने बात करी कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। हम देखते हैं कि हम जो एक हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन है, तो वहाँ पर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को कैसे अप्लाई मतलब हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमारा मान लो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन है,
FW एंड ये हम ले लेते हैं डेल ओमेगा माइनस एन डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका हम देखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, तो ये कैसा होगा, ठीक है। अब ये क्या है, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, डेल्टा ओमेगा या फिर ओमेगा नोट जो हमने पीछे लिया था, डेल्टा ओमेगा। अब इसको हम उल्टा कर रहे हैं, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने पीछे केस में क्या लिया था, पहले हमने टाइम डोमेन फंक्शन लिया था, उसके बाद में हमने उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो हमने फिर लिया था फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। लेकिन अब हमने पहले लिया फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, बीच में डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, t, ओके स्टूडेंट। अब जो ये हमारी इसकी बैंडविड्थ होगी, इससे जो बैंडविड्थ होगी हमारी वो कितनी होगी, जो हमारा लाइन शेप की बैंडविड्थ होगी वो होगी BW, ठीक है। और वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है गीगा हर्ट्ज की इक्वल होती है, 10⁻12 हर्ट्ज। और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो स्टूडेंट ये काफ़ी शार्प होती है इसके मुकाबले, मतलब इसके ऑपोजिट होगी, इन्वर्स है। तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी स्टूडेंट वो होगी 1/BW ऑफ दिस, तो ये होगी 10⁻12, मतलब ये होगी पिको हर्ट्ज, ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैसे, मतलब हम इसकी जो पैटर्न है कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, तो ये कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ आगे। इसमें तो ऐसे बनेंगे स्पेक्ट्रम से, ठीक है। और आफ्टर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसमें जो टाइम डोमेन फंक्शन में जो अपने बनते हैं स्पेक्ट्रम से, कुछ ऐसे बनेंगे, मतलब काफ़ी एक शार्प होंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड स्टूडेंट इसके बाद थोड़ी और बात कर लेते हैं कि इसके बाद हमने जो ये हमारा जो मोड, यही हमारा मतलब मोड लॉकिंग लेज़र है। तो दिस इज़ अ मोड लॉकिंग लेज़र एंड दिस इज़ अल्ट्रा फास्ट लेज़र एंड हैविंग यूजिंग इन इमेजिंग, रिसर्चिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, केमिस्ट्री एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये अल्ट्रा फास्ट लेज़र है एंड जो अपना मोड लॉकिंग लेज़र है ये पल्स लेज़र है, अल्ट्रा फास्ट लेज़र है, पल्स लेज़र की वैरायटी है, अल्ट्रा फास्ट लेज़र है। ये किस में अपना यूज़ होता है, हमारा ये यूज़ होता है इमेजिंग में यूज़ होता है, टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में यूज़ होता है एंड रिसर्चिंग जो हम करते हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस हम लेक्चर को अब यहाँ तक जो हमने अब तक पढ़ा, हमने ये थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ली, जितने भी लेज़र की जो हमारे लेक्चर हमने पीछे चलाए हैं 7-8 जो हमारे लेक्चर हो गए हैं, तो इससे हमने काफ़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ली है लेज़र की, कि लेज़र क्या होता है, किस टाइप है, कैसे क्या मतलब उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे बनता है, सब कुछ। अब स्टूडेंट तो हम यहाँ पर लेक्चर को अब एंड करते हैं ये लेज़र के, और फिर मिलेंगे हम कोई अब न्यू टॉपिक के साथ, कोई न्यू सब्जेक्ट के साथ, कोई न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है स्टूडेंट। उस पर भी लेक्चर बनाएंगे, बस आप अपना हमें प्यार देते रहो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड जितना हो सके आप शेयर करो, और कोई भी क्यूरी हो आपको बेझिझक आप कमेंट करो, मुझे मेल करो, ठीक है। तो आई वेट। तो अब हम मिलते हैं स्टूडेंट फिर, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।